प्यार में गुजार दे दिल। जब किशोर कुमार का जादू छा रहा था तब हर तरफ एक ही बात होने लगी कि रफ़ी साहब का दौर ख़त्म हो चुका है। फिल्मी दुनिया में लोग कहने लगे कि अब आवाज़ का बादशाह बदल चुका है, मगर वो भूल गए थे कि असल बादशाह कभी तख्त नहीं छोड़ता, बस कभी कभार पर्दे के पीछे से देख रहा होता है। चलिए आज की यात्रा में जानते हैं, क्या वाकई रफ़ी साहब का सूरज ढल गया था या वो एक नया आसमान फतेह कर रहे थे। मैं कब गाता मेरे स्वर में प्यार किसी का गाता है। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ कौन नहीं जानता, एक ऐसी आवाज़ जो आज भी जिंदा है। जी बिल्कुल, लाजवाल आवाज़। मगर एक बात अक्सर सुनने में आती है कि 70 की दहाई आई तो किशोर कुमार की मकबूलियत बढ़ी और रफ़ी साहब का करियर गोया ज़वाल पजीर हो गया। हाँ, ये एक आम तासुर है, बहुत लोग यही समझते हैं। देखते हैं कि क्या वाकई रफ़ी साहब का ग्राफ नीचे आया या कहानी कुछ और ही थी। बिल्कुल, आइए देखते हैं कि हकायक क्या कहते हैं। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं 1969 की फिल्म आराधना से। यही कहा जाता है ना कि इस फिल्म ने किशोर कुमार को उरूज दिया और रफ़ी साहब पीछे रह गए। जी, ये किस्सा मशहूर है। हाँ, क्या वाकई ऐसा था? असल में बात इतनी सीधी नहीं है। आराधना के मूसीकार कौन थे? SD बर्मन जी, लेजेंड। उन्होंने तो पहले रफ़ी साहब को ही चुना था, बल्कि 2 गाने रिकॉर्ड भी कर लिए थे। बागों में बहार है और वो दूसरा गुनगुना रहे हैं भंवरे। बागों में बहार है, गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली। ये दोनों रफ़ी साहब की आवाज में रिकॉर्ड हो चुके थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? हुआ ये कि SD बर्मन साहब वो बहुत बीमार पड़ गए अचानक। ओह, और फिल्म मुकम्मल करने का दबाव था, तो उनके बेटे RD बर्मन, जो खुद भी बहुत बड़े मूसीकार बने, जी, उन्होंने फिर शक्ति सामंता, जो फिल्मसाज थे, उनके कहने पर बाकी गानों के लिए किशोर कुमार को ले लिया। तो मतलब ये रफ़ी साहब को मुस्तरद करना नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हालात की मजबूरी थी। अगर SD बर्मन साहब ठीक रहते तो शायद सारे गाने रफ़ी साहब ही गाते। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि किशोर कुमार के गाने रूप तेरा मस्ताना, मेरे सपनों की रानी, ये बहुत हिट हुए। ओ बेपनाह, और राजेश खन्ना पर वो गाने बैठे भी खूब। हाँ, तो एक तरह की किशोर लहर तो आ गई थी मार्केट में। जी बिल्कुल। आराधना के बाद किशोर कुमार की मांग बहुत बढ़ गई। किशोर लहर कहना गलत नहीं होगा। खास तौर पर नए मूसीकार जैसे RD बर्मन उन्हें तरजीह देने लगे। तो क्या वाकई पूरी इंडस्ट्री ने रफ़ी साहब से मुंह मोड़ लिया था? नहीं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। देखिए ना, इस तासिर को रद्द करने के लिए सबसे बड़ी मिसाल है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। LP, वो तो उस दौर की सबसे कामयाब जोड़ी थी। बिल्कुल, और रफ़ी साहब ने अपने कैरियर के सबसे ज्यादा गाने, तकरीबन 379 गाने, 379, जी, वो LP के लिए ही गाए। और ये सिलसिला 70 की दहाई में, यानी किशोर लहर के दौरान भी खूब चला। अच्छा, जैसे कौन से गाने? बहुत से हैं। ये जो चिलमन है, जो चिलमन है दुश्मन है। फिर आप आए बहार आए का टाइटल गाना। जीवन मृत्यु में झिलमिल सितारों का आंगन होगा। हाँ, याद आ रहा है। झिलमिल सितारों का आंगन। ये सब 1970 से 73 के बीच के हिट गाने हैं, LP और रफ़ी साहब के। वाकई ये तो अहम नुक्ता है। और सिर्फ LP ही नहीं, दूसरे मूसीकारों के साथ भी तो उनके हिट गाने आए इस दौर में। गुलाबी आंखें, D ट्रेन का, जी, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, यादों की बारात, RD बर्मन का ही म्यूजिक था उसमें। और वो तुम जो मिल गए हो, हंसते जख्म, मदन मोहन साहब का। यकीनन फहरिस्त लंबी है, तो ये कहना कि वो बिल्कुल साइडलाइन हो गए थे, ये ठीक नहीं। तो बर्मन कैंप में भी वो काम कर रहे थे? हाँ बिल्कुल। SD बर्मन के साथ अभिमान में वो लता जी के साथ कितना खूबसूरत डुएट है। रे आए हाय तेरी बिंदी। और ये भी देखें कि हाथी मेरे साथी जैसी फिल्म, जिसमें ज्यादातर गाने किशोर कुमार के थे। हाँ, वो तो पूरी किशोर कुमार की फिल्म लगती है। बिल्कुल,
उसमें भी रफ़ी साहब का एक गाना नफरत की दुनिया को छोड़ के कितना असर छोड़ता है। सही कहा। तो फिर ये जो कहा जाता है कि 1971 से 1976 तक का अरसा रफ़ी साहब के लिए गुमशुदा साल थे, इसका क्या मतलब है? क्या गाने कम हो गए थे? हाँ, ये बात किसी हद तक ठीक है कि फिल्मी गानों की तादाद वो जरूर कम हुई, तो फिर लेकिन इसे गुमशुदगी कहना वो जरा ज्यादती है। उसकी वजह कुछ और थी। असल में रफ़ी साहब इस दौरान हिंदुस्तान से बाहर बहुत मसरूफ थे। बाहर मतलब वो हिंदुस्तान के शायद पहले बड़े गुलकारों में से थे जिन्होंने इतने बड़े पैमाने पर बैनुल-अक़वामी दौरे किए। ओ, लाइव शोज? जी, लाइव स्टेज शोज। अमेरिका, बर्तानिया, कनाडा, वेस्ट इंडीज, कहाँ नहीं गए। और ये कोई छोटे मोटे दौरे नहीं थे? अच्छा, कई हफ्तों के, महीनों के कामयाब तरीन दौरे होते थे। वहाँ उनकी मकबूलियत जबरदस्त थी। तो इस वजह से वो मुंबई में रिकॉर्डिंग के लिए दस्तयाब नहीं होते थे? बिल्कुल। जब आप महीनों मुल्क से बाहर हैं तो जाहिर है यहाँ स्टूडियो में गानों की तादाद तो कम होगी ना। हाँ, ये तो मंतक की बात है। तो ये उनका जवाल नहीं था, बल्कि उनके कैरियर का एक नया पहलू था, एक आलमी पहलू। उनकी पहुंच बढ़ रही थी। वाह, तो ये तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ तस्वीर है। जी। और ये बात तो अक्सर सुनने में आती है कि रफ़ी साहब ने हज किया और बस म्यूजिक को हराम समझकर छोड़ दिया। हाँ, यही सुना है। लेकिन पता चलता है कि ये कहानी असल में दो बिल्कुल अलग वाकयात को मिलाकर बना दी गई है। अच्छा, दो अलग वाकयात? ये तो दिलचस्प बात है। तो पहला वाकया कौन सा था? उसका पसे मंजर क्या था? देखिए, पहला वाकया है 1965 का, पाक भारत जंग का जमाना। ओह, अच्छा। रफ़ी साहब उस वक्त लाहौर में थे और वहीं फंस गए जंग की वजह से। ठीक। तो उनके जो उस्ताद थे नौशाद साहब, उन्होंने मशवरा दिया कि भाई हिंदुस्तान वापस आने से पहले आप हज कर लें। लेकिन क्यों? मतलब हज का मशवरा क्यों? असल में ये मशवरा था उनकी हिफाजत के लिए। यूं समझें कि एक तरह की एहतियाती तदबीर थी। अच्छा। उसका गायकी छोड़ने के किसी मजहबी फैसले से कोई ताल्लुक नहीं था। तो ये तो एक सियासी या हिफाजती फैसला हुआ, वक्ती तौर पे, मजहबी नहीं था। जी बिल्कुल। तो फिर ये जो दूसरी कहानी है, ये गलतफहमी कहाँ से आई? क्या वाकई 70 के दहाई में वो गाना छोड़ना चाहते थे? कोई ऐसी बात हुई थी? जी, दूसरा वाकया 70s के शुरू का है। ये बात दुरुस्त है कि उस दौर में रफ़ी साहब एक क्या कहते हैं, जाती और रूहानी कशमकश से गुजरे। अच्छा। उन्होंने गायकी से किनारा कशी का सोचा भी। ये एक गहरी अंदरूनी कैफियत थी उनकी। तो ये सच है कि वो सोच रहे थे? जी, सोचा था। लेकिन यहाँ उनके खानदान ने, खास तौर पर उनके बेटों ने, बहू ने, उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने समझाया कि भाई आपकी आवाज़ जो है ये तो अल्लाह का तोहफा है, इसे लोगों तक पहुंचाना भी तो एक जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही। तो ये दो बिल्कुल अलग बातें हो गईं। एक 65 की जंग और एहतियात, दूसरी 70 की दहाई की जाती कशमकश। जी हाँ, और इन दोनों को वक्त के साथ मिलाकर एक बिल्कुल नई कहानी बना दी गई कि जी हज किया और गाना छोड़ दिया। और इसी को शायद कुछ लोग उनके कैरियर का जवाल समझ बैठे। बिल्कुल। सितम ज़रीफ़ी यही है कि जिस दौर को जवाल कहा जा रहा है, उसी के फौरन बाद उनकी एक बहुत शानदार वापसी हुई। हाँ, 1973 की फिल्म लोफर का जिक्र आता है। जी। और वो गाना आज मौसम बड़ा बेईमान है, अरे वाह, वो तो आज भी कितना मशहूर है। बिल्कुल। आज मौसम बड़ा लोफर उस साल की बड़ी हिट फिल्मों में से थी और इस गाने ने तो जैसे सारी अफवाहों को ख़त्म कर दिया। ये एक तरह से ऐलान था कि रफ़ी साहब वापस आ गए हैं। यही नहीं, इसके बाद भी तो हिट गाने आए। जी, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, ये सब इसी दौर के हैं। सही। और फिर आप देखें 1977 का साल, वो तो कमाल ही था। 1977, इसमें क्या खास था? इस साल की दो सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में अमर अकबर एंथनी और हम किसी से कम नहीं। ओ हाँ, बिल्कुल। और इन फिल्मों के बड़े गाने रफ़ी साहब की आवाज में थे। पर्दा है पर्दा। जी, शिरडी वाले साईं बाबा। और वो क्या हुआ तेरा वादा, वो तो आइकॉनिक है। बिल्कुल। क्या हुआ तेरा वादा ने तो उन्हें वापस इंडस्ट्री की चोटी पर पहुंचा दिया। क्या हुआ तेरा वादा।
इस गाने को कोई अवार्ड वगैरह भी मिला था? जी हाँ, इसी गाने के लिए उन्हें बेहतरीन गुलकार का नेशनल अवार्ड भी मिला और फिल्म फेयर अवार्ड भी। वाह, ये तो जबरदस्त बात है। तो ये उनकी लाजवाल मकबूलियत और फनी महारत का सबूत था, जवाल का नहीं। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो हकाइक तो कुछ और ही बता रहे हैं। रफ़ी साहब का करियर कभी असल में जवाल पजीर हुआ ही नहीं हुआ। हाँ, एक मोड़ जरूर आया। वो शायद एक स्टूडियो सिंगर से ज्यादा एक आलमी परफॉर्मर बने। जी, स्टेज शोज वगैरह। एक रूहानी सफर भी किया और फिर ज्यादा शान से वापस आए। बिल्कुल, ये नुक्ता बहुत अहम है। 70 की दहाई उनके जवाल की दहाई नहीं थी, वो तो उनकी साबित कदमी, उनकी वर्सेटाइलिटी और उनकी ना खत्म होने वाली मकबूलियत की कहानी है। सही, एक ऐसे फनकार की कहानी जो चैलेंजेस से और निखर कर सामने आया। और उनकी आवाज तो आज भी लाखों करोड़ों दिलों में जिंदा है, हमेशा रहेगी। ये सारी गुफ्तगू ना एक सोच की तरफ ले जाती है। क्या किसी भी फनकार के करियर में जब कोई तब्दीली आती है, कोई उतार चढ़ाव आता है, तो क्या उसे हमेशा जवाल ही समझना चाहिए? अच्छा सवाल है। या ये भी हो सकता है कि ये उनके सफर का एक कुदरती हिस्सा हो जो उन्हें एक नई शक्ल देता हो, उन्हें मजीद पुख्ता बनाता हो।